मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आज सबक नंबर 11 है। दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हमारी कुछ क्लासेस में हमने आपको बेसिक ग्रामर सिखाई है। अब दोस्तों, हमने आपको सबक नंबर 10 से लेके आगे हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा रहे हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप अपनी लैंग्वेज को वैसे ही इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले स्टूडेंट्स, हमारे आज के सबक नंबर 11 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपने हमारे प्रीवियस सबक में क्या सीखा था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला हिस्सा है नाउन, उसको हमने डिफाइन किया है। उसकी जो तमाम टाइप्स है उसको हमने एग्जांपल्स के जरिए आपको हमने प्रीवियस क्लास में ये सिखा चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो आपने हमारी प्रीवियस क्लास को लाजमी देखना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बआसानी मिल जाएगा। तो आज के सबक में आप समझ गए होंगे कि आज के सबक में दोस्तों आप क्या सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सबक में यानी हमारे सबक नंबर 11 में आपको प्रोनाउन और प्रोनाउन की तमाम टाइप्स के बारे में आपको डिटेल के साथ सिखाने वाले हैं। अगर आपको पहले कभी प्रोनाउन और इसकी जो तमाम टाइप्स हैं इनकी समझ नहीं आई, लिखाई में तो हम बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल करते हैं, स्पीकिंग में इन प्रोनाउंस को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इन प्रोनाउंस को अपनी डेली रूटीन में स्पीकिंग करते वक्त या राइटिंग करते वक्त कैसे इनको यूज़ करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपकी ये तमाम कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। प्रोनाउन के बारे में आपको सिखाएंगे और इसकी तमाम टाइप्स, ऑलमोस्ट हमारे पास 10 to 11 टाइप्स हैं जो कि आपको आज के सबक में सिखाने वाले हैं। तो चले दोस्तों, हमारी क्लास का बाकायदा अब आगाज़ करते हैं। दोस्तों, प्रोनाउन के बारे में हम आपको पहले तो सिखा चुके हैं, लेकिन चूंकि आज हम इसकी तमाम टाइप्स को कवर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना ज़रूरी है। प्रोनाउन क्या होता है? उर्दू में इसे इसमें ज़मीर कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर नहीं होती, कुछ समझ भी नहीं आता, ठीक है? तो तारीफ देख लेते हैं, शायद हमें समझ आ जाए। जी, वो लफ्ज़ जिसे इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ समझ आया? अब समझ आ जाएगा। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आप किसी का नाम बार बार ले रहे हैं। आप कह रहे हैं आसम इज़ ए गुड टीचर, आसम टीच इंग्लिश वेरी वेल, आसम स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। तो देखें, आपने तीनों सेंटेंसेस में आपने एक ही शख्स का नाम बार बार ले रहे हैं। सबसे पहले यह है कि आगे वाले को बहुत बुरा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, बोर हो जाएगा बार बार एक ही बंदे का नाम सुन सुन के, और आपको भी बुरा लग सकता है, या बुरा तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि आप भी बोर हो जाएंगे बार बार एक ही शख्स का नाम ले रहे हैं। तो जब हम किसी एक शख्स का, किसी एक चीज़ का नाम बार बार नहीं लेना चाहते, हम उसकी जगह पे किसी एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास वर्ड जो कि उसी के लिए होता है। तो ऐसे लफ्ज़ को हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन कहा जाता है, यानी इसमें ज़मीर कहा जाता है। बात समझ आइए जी। अब ज़रा हम आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए सिखाते हैं। आसिम हमारे पास नाउन है, आप आसम की जगह पे उसका जो प्रोनाउन है उसका आप इस्तेमाल करें, वो है ही। सना इसम है, इसम की जगह पे हम इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन का इस्तेमाल करें, शी, ठीक है? कैट, बिल्ली, ये हमारे पास इसम है, इसकी जगह पे हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास दो लोग हैं, आसिम या सना, तो आप जो इसका इसमें ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो है दे, क्योंकि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम दे का जो सब्जेक्ट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन कहा जाता है। इसी तरह अगर आपके पास दो लोग हैं तो आप वही सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके पास कोई टीचर है, इंजीनियर, इसी तरह के भी हमारे पास नाउन होते हैं, तो उनकी जगह पे आप ही शी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक आपकी कुछ कन्फ्यूजन क्लियर होगी। क्या आप मज़ीद इसको क्लियर करना चाहते हैं, मज़ीद इसको समझना चाहते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है? कोई मसला नहीं दोस्तों, अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए सिखा देते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। यकीन से कहता हूँ दोस्तों, आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि प्रोनाउन क्या होता है, आप आसानी प्रोनाउन की पहचान कर सकेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखें, ये वाली जो लाइन हमारे पास इसम वाली है और ये हमारे पास इसमें ज़मीर वाली है, ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक है? अली इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर अली हमारे पास नाउन है, तो इस सेंटेंस में देखें हमने अली की जगह पे ही का इस्तेमाल किया है। बात समझ आ रही है? फिर से देखें, ये अली हमारे पास क्या है, नाउन है, तो यहाँ हमने अली की जगह पे ही का इस्तेमाल किया। यहाँ हमने कहा ही इज़ अ गुड बॉय और यहाँ पर अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? सना इज़ अ गर्ल, सना एक लड़की है, सना इसम है, तो यहाँ पर हम सना का नाम मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या लेके आएंगे जी, यहाँ पर हम शी लेके आएंगे, शी इज़ अ गर्ल, ओके? बॉयज़ आर राइटिंग लेटर, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे दो हो या दो से ज़्यादा हो, तो उसकी जगह पे जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो है दे, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लेके आएंगे, प्रोनाउन, दे आर राइटिंग लेटर, वो ख़त लिख रहे हैं। द टेबल इज़ न्यू, यहाँ पर देखें सिर्फ हम लोगों की बात नहीं कर रहे, प्रोनाउन हम चीज़ों के बारे में भी यानी यूज़ करते हैं, उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टेबल हमारे पास नाउन है, यहाँ पर हमने टेबल की जगह पे यानी हम क्या लेके आए, इट इज़ अ न्यू टेबल, इट इज़ अ न्यू टेबल, ओके? सना एंड आई आर फ्रेंड्स, सना नाउन है, आई भी हमारे पास क्या नाउन है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे जो लेके आए वो है वी आर फ्रेंड्स।
सिंपली हम यहाँ पर प्रोनाउन लेके आएंगे तो हम अपनी बात को बासानी कन्वे कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब आपकी 100% कन्फ्यूजन क्लियर होगी आप बासानी बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। अब दोस्तों वन बाय वन आपको इनकी टाइप्स के बारे में सिखाएंगे। आपने मेरे साथ ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है अगर आप प्रोनाउन की तमाम टाइप्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो। जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उर्दू में ज़माइर शख्सी कहा जाता है। यहाँ तक हमें बात समझ नहीं आती तो हमें डेफिनेशन को देखना चाहिए। किसी शख्स, चीज़ या जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले इसम यानी नाउन को कहा जाता है। यानी जब आप किसी शख्स की जगह पर, किसी चीज़ की जगह पर या कोई प्लेस है उसकी जगह पर किसी नाउन को लेके आते हैं तो इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मी, माइन, हर, देम एंड अस। ये दोस्तों सारे के सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं अपना नाम लूँ वकास, तो वकास की जगह पे मैं आई सब्जेक्ट लेके आऊँगा, इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपके पास दो लोग हैं, सना एंड आसिम है, तो आप सना और आसिम अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं तो वही सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर मेरे सामने कोई लड़का खड़ा हुआ है तो मैं उसको उसके नाम से नहीं पुकारूंगा बल्कि मैं कहूँगा यू, दे। इसी तरह हम लड़की के बारे में बात करेंगे तो शी का इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है। अगर हम किसी शख्स की जगह पर, किसी कोई चीज़ है उसकी जगह पर या कोई जगह है, ठीक है, अगर हम उनकी जगह पर किसी और वर्ड को लेके आते हैं, ठीक है, उनकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने एग्जांपल्स के जरिए सिखा दिया, यानी हम इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये बात होगी क्लियर? आगे मूव करते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों हमारे पास आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। दोस्तों पोजेस का माना होता है मलकियत में होना। बात कुछ समझ आ गई होगी। पोजेसिव प्रोनाउन का माना होता है ऐसी ज़माइर जो मलकियत का इजहार करने के लिए यूज़ होती हैं। आपके पास कोई चीज़ है ना, आपकी मलकियत है, तो अगर आप अपनी उन मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं, आप इजहार करना चाहते हैं, आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो कुछ यूँ है: दिस, दैट, दीज, माइन, योर्स, हर्स, आर्स, देयर्स, इट्स। ये 9 वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए। ये तो हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स। इनको बेहतर तरीके से हम कैसे समझेंगे? आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाते हैं ताकि आप पोजेसिव प्रोनाउंस को अच्छे तरीके से समझ सकें। ये देखें दोस्तों, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दिस कैट इज़ माइन। यहाँ पर आप अपनी जो मलकियत है उसके बारे में बात करने के लिए आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल देखें दोस्तों, दिस कैट इज़ माइन। ये बिल्ली मेरी है। बिल्ली आपकी है, आपकी मलकियत में है, तो आप अपनी मलकियत को बताने के लिए आप किस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप माइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है। माइन, यहाँ पर हम दिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दिस तो वैसे ही इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो माइन यहाँ पर आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ माई बुक। वो मेरी किताब है। तो यहाँ पर माई वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मलकियत के बारे में बात करने के लिए। तो माई आपके पास क्या हुआ जी? माई आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह दीज आर माई शूज़, यहाँ पर भी हमारे पास माई पोजेसिव प्रोनाउन। दैट कार इज़ योर्स। तो योर्स हमारे पास क्या है? यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है जिसे हम मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। दैट हाउस इज़ माइन। वो घर मेरा है। तो माइन को यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह देयर्स रूम इज़ नाइस। उनका कमरा अच्छा है, उम्दा है। तो यहाँ पर आप देयर्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं जो कि हम सेंटेंसेस में आपको हमने इस्तेमाल करके सिखाए हैं, ये मलकियत बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिश ग्रामर में इनको क्या कहा जाता है? इनको पोजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। क्लियर हो गया जी? तो आगे मूव करते हैं। नंबर 3 पे दोस्तों हमारे पास आ गया जी इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अच्छा, इनडेफिनेट वर्ड का माना होता है गैर मुअय्यन, यानी जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो उसे कहते हैं इनडेफिनेट। उर्दू में इसे ज़माइर तनकीरा कहा जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे ज़माइर जो गैर मुअय्यन चीज़ों या अशख़ास के लिए यूज़ होते हैं। गैर मुअय्यन का माना क्या होता है? यानी आपको पता नहीं होता कि वो चीज़ें कितनी हैं या लोग कितने हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। तो जब हमें किसी ख़ास तादाद का पता नहीं होता, हमें लोगों की तादाद का पता नहीं होगा, चीज़ों की तादाद का ख़ास पता नहीं होगा, तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से हैं? एनीवन, समवन, एनीबॉडी, नोबडी, ऑल, समथिंग, मैनी, फ्यू, एवरीबॉडी। ये तो 9 हमारे पास वर्ड्स हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस के। मजीद दोस्तों आपको तब समझ आएगा जब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको इंडेफिनेट प्रोनाउंस को क्लियर करेंगे। तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनीवन कैन कम। कोई आ सकता है। यहाँ पर तादाद खास नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी बात नहीं कर सकता। नोबडी कैन टॉक। आप यहाँ पर 5 लोगों या 10 लोगों को नहीं कह रहे कि कोई भी बात नहीं कर सकता, आप जनरल वे में बात कर रहे हैं। नोबडी कैन टॉक। कोई मदद करेगा। समवन विल हेल्प। कोई खास बंदा नहीं है, कोई भी मदद कर सकता है। हर कोई देखेगा। एवरीवन विल सी। एवरीवन में हर बंदा आ गया, खास नहीं है। कुछ होगा। समथिंग विल हैपन। इसी तरह सब अच्छे हैं। ऑल आर गुड। तो यहाँ पर आप किसी को खास नहीं कर रहे। तो दोस्तों जब हम किसी ऐसी सिचुएशंस में इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जब हम किसी चीज़ को या लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनको खास नहीं करते, हम उनकी तादाद नहीं बताते, तो इस सिचुएशन में हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस वर्ड्स जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास आ गया जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ज़माइर राजिअ। थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आएगा, तारीफ देख लेते हैं।
जब फाइल खुद अपने आप पर काम करें तब ऐसी ज़मायर को यूज़ किया जाता है। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि जो फाइल होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है खुद अपने आप पर काम कर रहा होता है। ये ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, आपको वर्ड्स बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। माई सेल्फ, योर सेल्फ तुम खुद, हर सेल्फ वह खुद, हिम सेल्फ, दम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर सेल्फ। ये तो हमारे पास हैं जी 8 वर्ड्स जिनको हम यानी कि जिनको इंग्लिश ग्रामर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के जरिए हमें बेहतर समझ आएगा। मैं खुद बात करता हूँ, आई माई सेल्फ टॉक। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने क्या कहा था कि ऐसे वर्ड्स या ऐसी ज़मायर यानी जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो बात करने वाला जो काम है वो आप खुद कर रहे हैं। आई जो सब्जेक्ट है वो खुद बात करने वाला काम कर रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, आई माई सेल्फ टॉक, मैं खुद बात करता हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पर खुद काम कर रहा है। आगे देख लेते हैं, वो खुद पकाती है। शी हर सेल्फ कुक्स। तो यहाँ पर पकाने वाला काम कौन करती है, शी करती है। तो ये कौन बता रहा है, कौन सा वर्ड है जो ये बता रहा है कि वो खुद पकाती है, हर सेल्फ बता रहा है, माई सेल्फ बता रहा है, ठीक है। वो खुद जाता है, ही हिमसेल्फ गोज, जाने वाला काम वो खुद करता है, हिमसेल्फ। वो खुद गाते हैं, दे देमसेल्व्स सिंग, देमसेल्व्स वर्ड हमारे पास आ गया, हम खुद नाचते हैं। वी आवरसेल्व्स डांस, डांसिंग वाला काम कौन कर रहा है, हम। और ये कौन बता रहा है, ये वाला वर्ड आवरसेल्व्स बता रहा है, ये खुद काम करती है। इट इटसेल्फ वर्क्स। तो दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो खुद अपने काम को कर रहा होता है। ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 5 पे दोस्तों हमारे पास आ गया डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ज़मायर इशारा। तारीफ देख लेते हैं, ऐसी ज़मायर जिनको किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि उनको इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि उन्होंने लोगों की तरफ जब हमने बात करनी है या किसी चीज़ की तरफ हमने अगर इशारा करना है तो हम उस वक्त इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वर्ड्स हमारे पास हैं ये, दिस, दैट, दीज, दोज, नन, नीदर। तो ये 6 वर्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ये मेरा दोस्त है, दिस इज़ माई फ्रेंड। आपने अपनी दोस्त की तरफ इशारा किया ना, ये मेरा दोस्त, आपका दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है तो आपने क्या किया, दिस इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर आप दिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। वो मेरा दोस्त है, दैट इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर आपने दैट वर्ड का इस्तेमाल किया जिसे इंग्लिश ग्रामर में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा, ठीक है। ये सब मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये जो सब बैठे हो ना 10-12 लोग, ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। तो आप उन सब की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो जब हम किसी शख्स की तरफ इशारा करना चाहते हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। उन वर्ड्स को क्या कहा जाता है, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास नंबर 6 पे आ गया एम्फैटिक प्रोनाउंस, ज़मायर ताकीदी। किसी प्रोनाउन को ज़्यादा ज़ोरदार बनाने के लिए इन ज़मायर का यूज़ किया जाता है। अच्छा याद रखिए दोस्तों, कभी कभी हम बात करते वक्त किसी चीज़ पर जोर डालना चाहते हैं, तो जोर डालने के लिए हमारे पास इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होने चाहिए। वो जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में एम्फैटिक प्रोनाउंस कहा जाता है, क्योंकि इन प्रोनाउन का मकसद क्या होता है कि हमने प्रोनाउंस को ज़्यादा ज़ोरदार बनाना है। इन वर्ड्स का मकसद क्या होता है कि हमने प्रोनाउन को ज़्यादा ज़ोरदार बनाना है। ऐसे समझ नहीं आएगा, वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाते हैं। वर्ड्स वही हमारे पास जो कि आपको मैंने बताए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। ये हमारे पास वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ एंड आवर सेल्फ। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में फ़र्क सिखाऊंगा। ये देखें, उसने खुद कहा, ही हिमसेल्फ सेड। तो यहाँ पर जो कहने वाला जो काम है, एक एक्शन है जिसको किया है, उसने किया है, तो यहाँ पर आप जोर डाल रहे हैं। तो जोर डालने के लिए आप हिमसेल्फ का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करें, और आप जोर किस पे डाल रहे हैं, आप ही पे डाल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था आपको, अभी क्या इसकी डेफिनेशन बताइए कि प्रोनाउन पर हम जोर डाल रहे हैं। तो प्रोनाउन पर जोर डाला जा रहा है ना कि ही हिमसेल्फ सेड, उसने खुद कहा, ठीक है ना, उसने खुद खरीदा। शी हरसेल्फ बॉट, मतलब ये काम उसी ने किया, किसी और ने नहीं किया। तो यहाँ पर हम शी पर जोर डाल रहे हैं। तुम खुद जाओ, कोई और नहीं जाएगा, तो हम ऐसे कहते हैं ना कि तुम खुद जाओ। यहाँ पर प्रोनाउन यू पर जोर डालेंगे, यू योरसेल्फ गो, मैंने खुद हल किया, आई माई सेल्फ सॉल्व्ड इट। वेरी क्लियर, जब हम प्रोनाउन पर जोर डालना चाहते हैं कि किसी भी काम के बारे में, कोई एक्शन के बारे में बात करने के लिए, उस सिचुएशन में हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में एम्फैटिक प्रोनाउंस कहा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस सीख लें दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में और एम्फैटिक प्रोनाउंस में एक बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि एम्फैटिक प्रोनाउंस में बेसिकली हम ये बताते हैं कि हम जोर डालते हैं, हमने जोर डालना है कि जो प्रोनाउन है ये काम उसी ने ही किया है। बात को समझिएगा, एम्फैटिक प्रोनाउंस में बेसिकली हमारा जो मकसद होता है इन वर्ड्स को इस्तेमाल करने का, वो ये होता है कि हमने जोर डालना है प्रोनाउन पर कि भाई ये काम प्रोनाउन ने ही किया है, किसी और ने नहीं किया, ठीक है। अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, तो उनमें वैसे ही कहा जाता है कि ये काम सब्जेक्ट ने किया है। तो वहाँ पर ये बताया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में कि ये काम खुद सब्जेक्ट ने किया है
ठीक है, जबकि यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउंस में प्रोनाउन पर जोर डाला जाता है कि उसने खुद ये काम किया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अब आगे मूव कर लेते हैं। नंबर 7 पे दोस्तों हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ज़माइर सवालिया। तो इंट्रोगेटिव से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी प्रोनाउंस है। ऐसी ज़माइर जिनको सवाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी हमारे पास? व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, व्हिच, होम, हु, हुज। तो ये 8 वर्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए, जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। इनकी मिसालें देख लेते हैं ताकि बेहतर समझ सकें। वो कौन है? हु इज़ शी। तो यहाँ पर आप हु का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कैसे हैं? हाउ आर यू। तो यहाँ पर हाउ आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ये कुत्ता किसका है? हुज डॉग इज़ दिस। यहाँ पर हुज आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, तुम कब जाओगे? व्हेन विल यू गो। तो ये आपने देखा दोस्तों, आमतौर पर जो हमारे पास इस तरह के सवालिया वर्ड्स होते हैं जिन्हें WH फैमिली कहा जाता है, इनको शुरू में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर में इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल आते हैं। यहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर आपने देखा इनको शुरू में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जिनको सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास है जी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी बाहमी अमल या ताल्लुक का इजहार करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग मिलकर किसी काम को कर रहे होते हैं, 3 लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में अगर आप इन वर्ड्स की अगर आप बात करें तो इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि कोई काम ऐसा हो रहा होता है, कोई ऐसे ताल्लुक की अगर हम बात करें तो उनका बाहमी होता है, म्यूचुअल होता है, 2 लोगों का आपस में होता है, या 3 लोग जो होते हैं ना आपस में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में जो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? ईच अदर एंड वन अनदर। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। ईच अदर हम सिर्फ 2 लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि वन अनदर को हम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, मजीद समझ आ जाएगी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वी लव ईच अदर। अब ये जो प्यार करने वाला जो प्रोसेस है, प्यार करने वाला जो ताल्लुक है, सिर्फ एक साइड पे नहीं होता, ये दोनों साइड से होता है। तो जब हम इस तरह की बात करना चाहते हैं कि 2 लोग मिलकर काम को कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर काम को कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बोला जाता है। ठीक है, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, दे हेट वन अनदर। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग होंगे जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, वी हेट ईच अदर। तो नफरत करने वाला जो काम होता है कभी भी एक साइड में नहीं होता, अमूमी तौर पर ये होता है कि दोनों साइड से होता है। ठीक है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, वी नीड वन अनदर। तो ऐसे वर्ड्स इन वर्ड्स को तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपने ये बताना हो कि 2 लोगों का आपस में ताल्लुक या कोई भी काम दोनों साइड से हो रहा है, एक साइड से नहीं हो रहा। तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ड्स को रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस का माना क्या होता है? ज़माइर निस्बती, यानी ऐसी ज़माइर जिनका ताल्लुक ऐसे इसम से हो जिनका जिक्र पहले से हो चुका हो। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कभी कभी सेंटेंस के अंदर हम कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिन वर्ड्स का मकसद ये होता है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो पहले से उसका जिक्र हो चुका है। यानी पहले से किसी चीज़ का अगर जिक्र हो चुका हो सेंटेंस में, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउंस बोला जाता है। वर्ड देख लेते हैं, हु, व्हाट, दैट, होम, हुज। आपको मैं एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ। जब आप एग्जांपल्स को देखेंगे, आप उनको समझेंगे, तो यकीन से कहता हूँ आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये देखें, मैं उस लड़के से मिला जो मर गया था, आई मेट द बॉय हु डाइड। अब यहाँ पर आप किससे मिले हैं? वो शख्स जो मर गया है, जो मर गया है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हु बता रहा है ना, इसका ताल्लुक इस लड़के से है, यानी ये जो मरने का ताल्लुक है इस लड़के से है कि आप उस शख्स से मिले हैं जो मर गया था। तो यहाँ पर आप ज़मीर का इस्तेमाल करें ये बताने के लिए कि पहले से इस लड़के का जिक्र सेंटेंस में हो चुका है। ठीक है, ये वही कमरा है जिसमें मैं रहता था, दिस इज़ द रूम। तो रूम का ताल्लुक यानी कि जो रूम है आपने उसको पहले मेंशन कर दिया है। तो मजीद ये बताने के लिए कि इसका पहले से जिक्र हो चुका है, तो आप यहाँ पर दैट का वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, दिस इज़ द रूम दैट आई लिव्ड इन। ये वही कमरा है जिसमें मैं रहता था। ओके, ये वही आदमी है जिसने मुझे धोखा दिया, दिस इज़ द मैन। ये वही इंसान है। तो मैन का पहले जिक्र हो गया। मजीद ये बताने के लिए कि पहले से इसका जिक्र हो गया, हम यहाँ पर विच वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, विच डिसीव्ड मी, जिसने मुझे धोखा दिया। तो जिसने आपको धोखा दिया ये तो वही इंसान है। ठीक है, ये वही आदमी है जिसका कुत्ता मुझे काटता है, दिस इज़ द मैन। मैन की बात करें, हुज डॉग। अब वो कुत्ता किसका है? उस आदमी का है। वो जो आदमी है उसका पहले से जिक्र हो चुका है, हुज डॉग बाइट्स मी। तो दोस्तों कभी कभार हम ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जिस शख्स के बारे में बात करें, जिस चीज़ के बारे में बात करें, सेंटेंस में पहले से उसका जिक्र हो चुका है। तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे वर्ड्स को या ऐसी सिचुएशंस को क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ गया जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ज़माइर तकसीमी। डिस्ट्रीब्यूट का माना क्या होता है? तकसीम करना। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी ज़माइर जो ज़्यादा चीज़ों या लोगों को इशारा करें लेकिन सिर्फ वाहिद के माना दें।
दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी हम कुछ लोगों के बारे में बात करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उनका जो माना होता है वो सिर्फ एक का होता है। यानी वैसे तो अमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि अगर आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लूरल का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, यानी उनका जो माना हो वो भी प्लूरल हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, यानी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में या लोगों के बारे में बात करेंगे, इशारा करेंगे, लेकिन जो माना होगा उनका सिर्फ एक होगा। वो कैसे? वर्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाते हैं। ईच, ईदर, नीदर, इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हैं और नीदर, आइदर, दोनों तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेहतर आप समझ पाएंगे। तुम में से कोई एक सफ़र कर सकता है। ईच ऑफ यू कैन ट्रैवल, ईच ऑफ यू कैन ट्रैवल, यानी तुम में से कोई एक सफ़र कर सकता है। अब यहाँ पर आपने यानी 10 लोगों की बात कर रहे हैं, आप 10 लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं कि आप में से कोई एक ही सफ़र कर सकता है, 9 लोग बाकी सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब आप ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो माना उसका क्या होता है, एक का होता है। तो यहाँ पर माना एक आ रहा है ना कि आप में से एक ही सफ़र कर सकता है, तुम में से कोई नहीं जाएगा। नीदर ऑफ यू, यहाँ पर यू आएगा, ठीक है, नीदर ऑफ यू विल गो। अब यहाँ पर आप तमाम के तमाम लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो माना दे रहे हैं वो एक का दे रहे हैं कि तुम में से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तुम में से हर कोई मदद करेगा। ईच ऑफ यू विल हेल्प, ईच ऑफ यू विल हेल्प, तुम में से हर कोई मदद करेगा। यहाँ पर वैसे तो बात हम सब की कर रहे हैं, लेकिन जो माना आ रहा है वो सिर्फ वाहिद का आ रहा है, यानी एक का आ रहा है। हम में से कोई नहीं लड़ेगा। नीदर ऑफ अस विल फाइट, कोई एक भी नहीं लड़ेगा। ठीक है, चाहे 10 लोग हों, 5 लोग हों, तो बेसिकली जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो नीदर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो माना आ रहा है वो सिर्फ एक आ रहा है कि हम में से कोई नहीं लड़ेगा, कोई एक शख्स भी नहीं लड़ेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपको प्रोनाउन या प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पहले से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, तो मैं यकीन से कहता हूँ अगर आप हमारे इस वीडियो लेसन को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखेंगे, या अगर आपने देख लिया होगा, तो आपकी इस तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप आसानी इन प्रोनाउंस को अपनी डेली रूटीन में राइटिंग करते वक्त या स्पीकिंग करते वक्त इनको इस्तेमाल कर सकेंगे।